ऐसी कक्षा 12 जीव विज्ञान में द्वितीय अध्याय नर और मादा युग्मोद्भिद की संरचना और परिवर्धन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारा अगला बिंदु मादा युग्मोद्भिद की संरचना और परिवर्धन है। उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। आवृतबीजी पादपों में मादा जननांग जायांग या गाइनोशम को कहा जाता है। जायांग का निर्माण किससे होता है? जायांग एक या एक से अधिक अंडकों से मिलकर के बना होता है। अंडक को गुरु बीजाणु पर्ण भी कहा जाता है। अंडक बीजांड धारण करने वाली रूपांतरित पर्ण होती है और इसे गुरु बीजाणु पर्ण भी कहा जाता है। अंडक या तो जुड़ा हुआ हो सकता है या पृथक पृथक स्थिति के अंदर हो सकता है। यदि अंडकों की संख्या एक से अधिक है और सभी अंडक पृथक पृथक होते हैं तो उस स्थिति को वियुक्तांडपी एपोकार्पस कहा जाता है। यदि ये सभी अंडक संयुक्त अवस्था में होते हैं तो उसे युक्तांडपी सिनकार्पस की अवस्था कहा जाता है। अंडक का निर्माण किससे होता है? तो अंडक 3 प्रमुख भागों से बना होता है। वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, वर्तिका स्टाइल और ओवरी अंडाशय, इन 3 भागों से अंडक का निर्माण होता है। इसका अर्थ पुष्प में मादा जननांग जायांग होता है। जायांग अंडक से मिलकर बना होता है और अंडक 3 प्रमुख भागों वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से मिलकर के बना होता है। अंडाशय की विशेषता क्या होती है? अंडाशय आधारी फूला हुआ भाग होता है। इसके भीतर अनेक छोटी छोटी अंडाकार संरचना पाई जाती है जिन्हें बीजांड कहा जाता है। बीजांड को गुरु बीजाणुधानी मेगास्पोरेंजियम भी कहा जाता है। इन सभी संरचनाओं को हम पहले पढ़ चुके हैं हमारे अध्याय 1 के अंदर कि वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय कहाँ होता है, बीजांड कहाँ पाया जाता है। अंडाशय की भीतरी भित्ति पर बीजांड सन प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। इस व्रंतनुमा संरचना को बीजांड व्रंत कहा जाता है। अब हमें बीजांड की संरचना का अध्ययन करना है कि बीजांड की संरचना किस तरह से होती है। बीजांड की संरचना में इस तरह का दिखाई देता है बीजांड, जिसमें आधार भाग जो होता है वह बीजांड व्रंत कहलाता है, जहाँ से व्रंत से जुड़ा होता है। उसके ऊपर का भाग जो भाग है वह नाभिका कहलाता है। नाभिका से ऊपर का भाग जो फूला हुआ आधारी भाग होता है, उस आधारी भाग को हम निभाग कहते हैं। निभाग भाग से ऊपर अनेक मृदुत्व की कोशिकाओं का आवरण संपूर्ण बीजांड में फैला रहता है। यह मृदुत्व की कोशिकाओं का आवरण, ये जो आवरण दिखाई दे रहा है हमें, ये पूरा आवरण बीजांडकाय कहलाता है। इस बीजांडकाय में भ्रूण कोश अंदर की ओर धंसा हुआ पाया जाता है। बीजांडकाय बाहरी तौर पर 2 अध्यावरणों के द्वारा घिरा रहता है। आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण पाए जाते हैं। इसके सिरे की ओर, बीजांड के सिरे की ओर एक भाग पतला नली की नुमा इस तरह की संरचना होती है जहाँ पर अध्यावरण का आवरण नहीं पाया जाता है। यह भाग बीजांड द्वार कहलाता है। इसके अलावा जो बीजांडकाय के अंदर भ्रूणकोश धंसा हुआ रहता है, उसमें कौन कौन सी प्रकार की कोशिका पाई जाती है? तो इसके बीजांड द्वार के सिरे के समीप 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसमें से पहली कोशिका अंड कोशिका कहलाती है और 2 सहायक कोशिका कहलाती है। इसके अलावा इसकी भ्रूण कोश के मध्य की कोशिका में एक कोशिका उपस्थित होती है जिसमें 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं। यह द्वितीय केंद्रक कहलाता है। निभाग भाग की ओर भ्रूण कोश में 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे प्रतिध्रुवी कोशिका कहते हैं। तो इस प्रकार से बीजांड के अंदर विभिन्न प्रकार की संरचनाएं उपस्थित होती है। और कौन कौन सी विशेषताएं इनके अंदर है, तो हम बीजांड की संरचना का अध्ययन करेंगे। बीजांड व्रंत बीजांड से जिस स्थल पर जुड़ा रहता है उसे हम नाभिका कहते हैं। कभी कभी बीजांड व्रंत के जुड़ने के स्थल पर एक उभारनुमा संरचना पाई जाती है
इस उभारनुमा संरचना को हम रेफी कहते हैं। वर्तिका भाग कौन सा होता है? तो अंडाशय के ऊपर का नलिकाकार भाग जो होता है वह वर्तिका कहलाता है। वर्तिका के शीर्ष पर उपस्थित भाग वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहलाता है, जो पराग कणों को ग्रहण करने का कार्य करता है। इसके पश्चात कौन कौन सी संरचना बताई गई? यहाँ पर जो हमको बीजांड की संरचना बताई गई थी, यह एक प्रारूपिक परिपक्व बीजांड होता है। इसके अंदर मुख्य भाग मृदुता की कोशिकाओं द्वारा बना होता है, जिसे बीजांडकाय कहते हैं। यह एक या द्विस्तरीय आवरण से घिरा रहता है, जिसे अंडाशय कहते हैं। बाह्य अध्यावरण, बाहरी आवरण, आंतरिक आवरण, अंत अध्यावरण। यदि अध्यावरणों की संख्या के आधार पर हम बीजांड 3 प्रकार का हो सकता है। पहला द्विअध्यावरणी, इसका अर्थ है कि 2 अध्यावरण उपस्थित है। एक अध्यावरणी, इसका अर्थ है कि एक अध्यावरण उपस्थित होता है। और अध्यावरण रहित यानी कि अध्यावरण कहलाता है। इसके अलावा और कौन सी विशेषता इसमें पाई जाती है? अध्यावरण बीजांडकाय को पूर्ण रूप से नहीं ढकते और एक पतली नलिका जैसी संरचना बनाते हैं, जिसे हम बीजांड द्वार माइक्रोपाइल कहते हैं। ये भाग हमने यहाँ पर देख लिया था। ये बीजांड द्वार है जो कि नलिका नुमा संरचना है। इसके पश्चात बीजांडकाय का आधारी भाग निभाग चैलेजा कहलाता है। ये भाग हमने देखा, ये निभाग वाला भाग है जो आधारी भाग होता है इसका। बीजांड में बीजांड द्वार के समीप मादा युग्मोद्भिद के रूप में भ्रूणकोश पाया जाता है। भ्रूणकोश में बीजांड द्वार के छोर की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह जो कि अंड समुच्चय कहलाता है, एग एपरेटस कहलाता है। इस एग एपरेटस के अंदर एक अंड कोशिका होती है और 2 सहायक कोशिका शामिल होती है। यह विशेषता हम पहले ही चित्र में देख चुके हैं। निभाग भाग की ओर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे एंटीपोडल सेल कहा जाता है। भ्रूणकोश के मध्य में केंद्रीय कोशिका उपस्थित होती है, जो 2 अगुणित ध्रुवी केंद्रक उपस्थित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि इसके मध्य भाग में पहले सिर्फ 2 कोशिकाएं होती हैं। ये दोनों कोशिकाएं अगुणित होती हैं और ये ध्रुवी केंद्रक कहलाती है। इन दोनों कोशिकाओं के सम्मिलित होने से एक इस प्रकार की कोशिका बनती है जिसके अंदर 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं। इसे द्वितीयक केंद्रक कहा जाता है। इस प्रकार से भ्रूणकोश के अंदर सभी कोशिकाएं जो होती है वो व्यवस्थित होती है। इसके पश्चात हम बीजांड की संरचना के पश्चात बीजांड के प्रकार का अध्ययन करेंगे कि बीजांड में कौन कौन से प्रकार उपस्थित होते हैं। बीजांड में 6 प्रकार उपस्थित होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार जो होता है वो ऋजु प्रकार का होता है। ऋजु प्रकार के बीजांड के अंदर ये पहला जो चित्र बताया गया है, ये ऋजु प्रकार का बीजांड बताया गया है। इसमें बीजांड द्वार, ये निभाग वाला भाग और बीजांड का व्रंत जो होता है वो तीनों एक ही सीधी रेखा में उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार का जो बीजांड होता है वो ऋजु बीजांड कहलाता है। यह बीजांड कौन से कुल के अंदर पाया जाता है? तो यह पॉलीगोनेसी और पाइपेरेसी कुल के अंदर उपस्थित होता है। ऋजु बीजांड के अंदर यही विशेषता है कि इसके अंदर तीनों जो बीजांड द्वार, निभाग और व्रंत वाला भाग जो होता है वो एक सीधी रेखा के अंदर उपस्थित होता है। हमारा दूसरा प्रकार जो है वह प्रति प्रकार का है। प्रति प्रकार के बीजांड में क्या विशेषता होती है? तो यह बीजांड 180 डिग्री पर घूमकर उल्टा हो जाता है, जिससे बीजांड हाइलम भाग के समीप आ जाता है। बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में होते हैं। 82% आवृतबीजी पौधों में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। यह कौन सा प्रकार है? तो ये प्रकार है, इसकी संरचना हमने यहाँ पर पढ़ी इस चित्र के अंदर। इसके अंदर यह ऊपरी सिरा जो होता है वो 180 डिग्री पर घूम जाता है, जिससे इसका ये बीजांड द्वार वाला जो भाग होता है वह हाइलम भाग के समीप आ जाता है। इसमें बीजांड द्वार भाग और निभाग भाग जो होता है वो एक सीधी रेखा के अंदर उपस्थित होते हैं। तो यह प्रकार का जो बीजांड होता है वो प्रति बीजांड कहलाता है, जिसके अंदर बीजांड 180 डिग्री पर घूम जाता है। तीसरा प्रकार जो है वह वक्र प्रकार होता है। तीसरा प्रकार वक्र प्रकार है। वक्र प्रकार का बीजांड ये यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। वक्र प्रकार के बीजांड में भ्रूणकोश घोड़े की नाल के समान मुड़ जाता है।
जिससे एक विशेष प्रकार की वक्रनुमा संरचना बनती है और यह वक्र प्रकार का बीजांड कहलाता है। इसमें क्या विशेषता होती है? और बीजांड द्वार निभाग एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। बीजांडकाय और भ्रूणकोश घोड़े की नाल के समान मुड़ जाते हैं। इसका उदाहरण क्रूसीफेरी और लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर पाया जाता है। उसके पश्चात अनुप्रस्थ प्रकार का देखेंगे। अनुप्रस्थ प्रकार के बीजांड में क्या होता है? बीजांडकाय, बीजांड द्वार निभाग बीजांड व्रंत के साथ समकोण पर होते हैं। बीजांड में वक्रता के कारण भ्रूणकोश मुड़ जाता है। एलिस मेसी और ब्यूटोमेसी कुल में इस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। यहाँ पर ये चित्र के अंदर प्रदर्शित किया गया है। ये प्रकार जो है वह अनुप्रस्थ प्रकार होता है। अनुप्रस्थ प्रकार के बीजांड के अंदर ये इसका भ्रूणकोश और बीजांडकाय वाला भाग जो होता है वह वक्रता के कारण थोड़ा सा मुड़ जाता है। बाकी इसका सभी भाग जो होता है ये एक सीधी रेखा के अंदर ही उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार का बीजांड जो होता है वो अनुप्रस्थ बीजांड कहलाता है। अगला प्रकार का बीजांड जो होता है वो अर्धप्रति बीजांड होता है, जिसे हम यहाँ पर चित्र के अंदर देख रहे हैं कि ये वाला प्रकार जो है इसका अर्धप्रति वाला प्रकार कहलाता है। इस प्रकार के अर्धप्रति बीजांड में बीजांड द्वार निभाग वाला भाग जो होता है वो बीजांड व्रंत के साथ समकोण पर उपस्थित होता है और यह समकोण पर ही घूमता है, 90 डिग्री के अंदर उपस्थित होता है। अगला प्रकार जो होता है वह कुंडलित प्रकार होता है। ये यहाँ पर प्रदर्शित किया गया चित्र के अंदर कुंडलित प्रकार, जिसके अंदर बीजांड 360 डिग्री पर घूम जाता है और इस तरह से 360 डिग्री पर घूम जाने की वजह से इसकी संरचना उपस्थित होती है, जो कि कैक्टसी कुल के अंदर पाए जाते हैं। हम इनकी और विशेषता देखेंगे कि कौन कौन सी विशेषता होती है। ये हमारे अनुप्रस्थ प्रकार का बीजांड बताया गया है। इसके अंदर बीजांड द्वार और निभाग एक क्षैतिज रेखा में होते हैं। बीजांड व्रंत इनके समकोण पर होता है। रेननकुलेसी और प्रिमुलेसी कुल के अंदर ये पाया जाता है। कुंडलित बीजांड, इसमें पूरा बीजांड 360 डिग्री के कोण पर घूमा होता है। बीजांड व्रंत बीजांड के चारों ओर घेरे रहता है। यह बीजांड से केवल एक बिंदु द्वारा जुड़ा रहता है। कैक्टेसी कुल, प्लम्बेजिनेसी कुल के अंदर इस प्रकार का कुंडलित बीजांड जो होता है वो पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने बीजांड के विभिन्न प्रकार पढ़े। एक बार फिर से हम इनके प्रमुख लक्षणों को देखते हैं। पहला प्रकार जो होता है वह ऋजु प्रकार होता है, जिसके अंदर बीजांड द्वार निभाग और बीजांड व्रंत एक सीधी रेखा में उपस्थित होते हैं। दूसरा प्रकार हमने प्रति प्रकार का पढ़ा, जिसके अंदर ऊपरी सिरा जो होता है इसका 180 डिग्री पर घूम जाता है। तीसरा प्रकार हमने अर्ध प्रति पढ़ा, जिसके अंदर ऊपरी भाग जो होता है वो 90 डिग्री के कोण पर उपस्थित होता है। चौथा प्रकार हमने वक्र प्रकार पढ़ा। वक्र प्रकार के अंदर बीजांड काय और भ्रूणकोश वाला भाग जो होता है वह घोड़े की नाल के समान मुड़ जाता है। इसके पश्चात हमने अगला प्रकार जो पढ़ा वो अनुप्रस्थ प्रकार का होता है। अनुप्रस्थ प्रकार के बीजांड के अंदर भ्रूणकोश वाला भाग जो होता है वह वक्रता उपस्थित होती है। इसके अंदर थोड़ा सा घूम जाएगा। यह लास्ट जो प्रकार होता है वह अंतिम हमारा कुंडलित प्रकार होता है, जिसके अंदर हमारा बीजांड जो होता है वो 360 डिग्री पर घूम जाता है। तो इस प्रकार से हमने सभी बीजांड के प्रकारों का अध्ययन किया। इसके पश्चात हम अगला बिंदु पढ़ेंगे जो हमारा गुरु बीजाणु जनन होता है। गुरु बीजाणु जनन क्या है? यहाँ पर चित्र के द्वारा इसके अंदर समझाया गया है कि गुरु बीजाणु के द्वारा किस प्रकार से मादा युग्मोद्भिद का निर्माण होता है और उनमें कौन कौन सी विशेषता होती है। तो गुरु बीजाणु जनन क्या होता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। इस विधि के अंदर बीजांडकाय की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी कोई भी कोशिका एक आरंभिक कोशिका का कार्य करती है। इस आरंभिक कोशिका में परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन होने की वजह से दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। बाहरी कोशिका प्राथमिक भित्ति कोशिका बनती है और भीतरी कोशिका प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनती है। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका विभाजित नहीं होती है तथा प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करने लग जाती है। इस कोशिका में बार बार विभाजन होता है। गुरु बीजाणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होने के पश्चात 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमने चित्र में प्रदर्शित हो रहा है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है और यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात हमारे पास में 4
गुरु बीजाणु कोशिका का निर्माण हो जाता है। इन 4 कोशिकाओं में से केवल एक ही कोशिका जो होती है वह कार्यशील गुरु बीजाणु का निर्माण करती है और बाकी 3 जो कोशिकाएं होती है वह डीजनरेट हो जाती है, ये कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी। इसके पश्चात इस कार्यशील गुरु बीजाणु के अंदर विभाजन शुरू होता है और विभाजन होने के पश्चात यह मादा युग्मोद्भिद का निर्माण करेगा। तो यह किस प्रकार से होता है? गुरु बीजाणु चतुष्क में से केवल एक निभाग की ओर वाला गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद का निर्माण करता है। शेष 3 गुरु बीजाणु अपहासित हो जाते हैं जो कि पोषण का कार्य करता है। चतुष्क का सबसे नीचे वाला भाग निभागी गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है और यही सक्रिय गुरु बीजाणु परिवर्धन के द्वारा भ्रूण कोश अर्थात कि मादा युग्मोद्भिद का निर्माण करेगा। यहाँ पर चित्र के अंदर प्रदर्शित किया गया है कि यह 3 जो कोशिकाएं होती है वह अपहासित हो जाती है और निभाग भाग की ओर जो एक कोशिका होती है वह कार्यशील गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। इस कोशिका के अंदर विभाजन होता है और इसी कार्यशील गुरु बीजाणु के द्वारा हमारे मादा युग्मोद्भिद पौधे के और भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इसमें विभाजन किस प्रकार से होता है? तो कार्यशील गुरु बीजाणु का केंद्रक जो होगा वह एक बार विभाजित होता है। इसकी एक कोशिका ऊपरी सिरे की तरफ तथा दूसरी कोशिका निचले सिरे की तरफ व्यवस्थित हो जाती है। इन दोनों कोशिकाओं में पुनः विभाजन होता है। विभाजन होने से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन 2 कोशिकाओं में पुनः विभाजन होगा जिससे ऊपरी सिरे पर 4 कोशिका व निचले सिरे पर 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। कुछ समय पश्चात ऊपरी सिरे पर उपस्थित 4 कोशिकाओं में से एक कोशिका मध्य में आ जाती है। इसी प्रकार निचली 4 कोशिकाओं में से भी एक केंद्रक जो होगा वह मध्य के अंदर उपस्थित हो जाएगा। तो यह मध्य में उपस्थित 2 जो कोशिकाएं होंगी या केंद्रक होंगे यह ध्रुवीय केंद्रक का निर्माण करेंगे। ऊपरी सिरे की तरफ जो 3 कोशिकाएं रहती है यह प्रतिध्रुवी कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसी प्रकार से निचली जो 3 कोशिकाएं थी वह अंड उपकरण का निर्माण करती है। इस अंड उपकरण के अंदर एक कोशिका अंड कोशिका होती है और 2 कोशिकाएं जो है वह सहायक कोशिका होती है जो निचले भाग के अंदर उपस्थित होते हैं। कुछ समय पश्चात जो मध्य के अंदर 2 ध्रुवीय केंद्रक उपस्थित होते हैं, ये ध्रुवीय केंद्रक आपस में सम्मिलित हो जाते हैं और एक इस प्रकार की कोशिका का निर्माण करते हैं कि इसके अंदर 2 प्रकार के 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं। इसके अंदर तो कोशिका तो एक ही होगी लेकिन केंद्रक जो होंगे इनके अंदर 2 उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से एक परिपक्व भ्रूण कोश का निर्माण होगा। इसका व्यवस्थित अध्ययन हम इस तरह से कर सकते हैं। इसके अंदर मादा युग्मोद्भिद या अथवा भ्रूण कोश सक्रिय अगुणित गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। इसे भ्रूण कोश मात्र कोशिका भी कहते हैं। भ्रूण को गुरु बीजाणु पोषण के द्वारा आकार में बड़ा हो जाता है। इसमें छोटी छोटी रिक्तिकाएं बन जाती है, एक बड़ी रिक्तिका बनती है और गुरु बीजाणु के केंद्रक में 3 बार मुक्त विभाजन होते हैं जिससे 8 केंद्रकों का निर्माण होगा। ये केंद्रक विपरीत ध्रुव निभाग और बीजांड द्वार की तरफ व्यवस्थित हो जाते हैं। प्रत्येक ध्रुव पर 4-4 केंद्रक का निर्माण हो जाता है। कुल 8 केंद्रक बन जाते हैं कोशिका के अंदर। प्रत्येक ध्रुव पर स्थित 4 केंद्रकों में से एक केंद्रक कोशिका के मध्य में आकर ध्रुवीय केंद्रक बनाते हैं। उसके पश्चात दोनों केंद्रक संयुक्त होकर के द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं। ये सभी बातें हमने अभी पहले हमारे चित्र के अंदर देखी है। बीजांड द्वार के सिरे पर स्थित 3 केंद्रक अंड समुच्चय अथवा अंड उपकरण कहलाते हैं। इस समय भित्ति निर्माण द्वारा ये कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। अंड समुच्चय में एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाओं को शामिल किया गया है। इस प्रकार से 3-3 कोशिकाओं का समूह बनता है। निभाग भाग की और 3 कोशिकाएं जो पाती है ये इधर ऊपरी सिरे पर जो कोशिकाएं होती है ये प्रतिमुखी कोशिका या प्रतिध्रुवी कोशिका एंटीपोडल सेल्स कहलाती है। अधिकांश आवृतबीजी पादपों में भ्रूण कोश का परिवर्धन इसी प्रकार का होता है। इसे एक बीजाणविक पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश कहते हैं। अगर हमें पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश पूछा जाए, उसकी संरचना पूछी जाए तो हमें इस प्रकार का चित्र बनाना है जिसके अंदर 7 तो कोशिका बनानी है और 8 केंद्र को प्रदर्शित करना है। तो ये प्रकार पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश कहलाता है।
परिवर्धित पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में क्या विशेषता होती है? तो इसकी विशेषता होती है कि इसके अंदर 7 कोशिका होती है और 8 केंद्रक होते हैं इसके अंदर। द्विगुणित नाभिक जो बाद में कोशिका बन जाता है द्विगुणित, जबकि शेष 6 कोशिकाएं अगुणित होती है। ये यहाँ पर हमने चित्र के अंदर देखा है कि 3 कोशिकाएं तो ऊपरी सिरे पर होती है, 3 कोशिकाएं निचले सिरे पर होती है, 1 कोशिका मध्य में होती है। तो कोशिका तो 7 होती है और मध्य की कोशिका में 2 केंद्रक होने की वजह से कुल केंद्रकों की संख्या 8 होती है। इस प्रकार से हमने आज मादा युग्मोद्भिद की संरचना, उसके भ्रूणकोश का विकास किस प्रकार होता है, बीजांड की संरचना, बीजांड के प्रकार किस प्रकार से होते हैं, उन सभी बातों का हमने अध्ययन किया।